नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अगले 3 दिनों में 3 साल का एजेंडा तैयार करेगी मोदी सरकार। अगले हफ्ते नई मंत्री परिषद की बड़ी बैठक। कान में लगा ईयरफोन तेज धमाके के साथ फटा। ईयरफोन फटने से युवक की हुई दर्दनाक मौत। लगातार हो रही बारिश से खेत हुए जलमग्न। किसानों की फसलें पूरी तरीके से हुई बर्बाद। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने वाली है। खबर है कि अगले हफ्ते नए मंत्री परिषद की 3 दिवसीय बैठक होने जा रही है। इस बैठक में ही सरकार के अगले 3 सालों का एजेंडा तय किया जाएगा। बीते महीने ही पीएम मोदी की टीम में कई नए चेहरे की एंट्री हुई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी बदली गई है। मंत्रियों की नई टीम अगले सप्ताह से ही 3 दिवसीय बैठक करने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार शाम 6 बजे से सदन में शुरू होने वाले इस हाई लेवल बैठक में अगले 3 से 4 सालों पर चर्चा की जानी है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सभी मंत्रालय के कामों की समीक्षा की जाएगी और लक्ष्य तय किए जाएंगे। इसके अलावा नए मंत्रियों को उनके विभागों और मंत्रालय के संबंधित जानकारी दी जाएगी और उनसे की जा रही अपेक्षाएं भी बताई जाएगी। राजधानी जयपुर के चोमू इलाके में उदयपुरिया गांव में एक युवक के कान में लगा ब्लूटूथ ईयरफोन अचानक तेज धमाके के साथ में फट गया, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। युवक के कान जख्मी हो गए हैं, तो वही आनंद फानन में घायल अवस्था में युवक को शहर के सिद्धिविनायक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान राकेश नागर के रूप में हुई है। चिकित्सकों ने शव परिजनों को सौंप दिया है। अस्पताल के डॉक्टर LN रूंडला ने बताया कि मृतक अपने कान में ईयरफोन लगाकर बात कर रहा था कि अचानक धमाके के साथ में ईयरफोन फट गया और वह बेहोश होकर राकेश गिर गया। युवक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई और कई संभवतः देश में ऐसा पहला मामला है। इस तरीके की ऐसी कोई ब्लूटूथ कान में फटा हुआ हो, ये अभी तक का पहला मामला है जो कि सामने आया है। युवक की मौत संभवतः कार्डियक अरेस्ट के होने के कारण बताई जा रही है। राकेश नागर पुत्र श्री ओम प्रकाश उदयपुरिया गांव के निवासी थे। ईयरफोन फटने की घटना होने से सिद्धिविनायक हॉस्पिटल की आपातकालीन इकाई में आए। उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। ऐसे मामलों में संभवतः मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट होता है और मुझे लगता है भारत में ईयरफोन फटने से मृत्यु होने का ये पहला मामला है। खबर झालावाड़ के पिड़ावा से है, जहां पे धनोरिया गांव सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 1 सप्ताह से हो रही बरसात से अधिकांश खेतों में पानी भरा हुआ है। इस वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान ब्रजमोहन पाटीदार, रमेश प्यारा, प्रेमचंद संगोई, मनोज गोड़ीवाल, मनोज खुंडीवाला, अशोक शर्मा आदि ने बताया कि क्षेत्र में निरंतर पूरी तरीके से बरसात से सारे खेत खराब हो चुके हैं और फसल भी खराब हो चुकी है। इस वजह से किसानों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद होने के बाद में किसानों ने सरकार से मांग की है कि जिन खेतों में जल भरा हुआ है उन खेतों का सर्वे कराकर खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाए। गांव धरोनिया से खेतों पर जाने वाला रास्ता पुलिया अत्यधिक बारिश के कारण बह चुकी है। अब किसानों को अपने खेतों पर जाने के लिए बहुत भारी परेशानी उठानी पड़ रही है और जान जोखिम में डालकर खार को पार करना पड़ रहा है। सरकार से मेरी गुजारिश है कि इस पुलिया को बनवाई जाए, जिससे किसानों की थोड़ी बहुत समस्या कम हो सके और वो अपने खेतों पर मवेशी ले जा सके और अपना काम कर सके। धरोनिया सहित आसपास के क्षेत्रों में पिछले 1 सप्ताह से हो रही लगातार बरसात की वजह से खेतों में पानी भर चुका है। इस वजह से क्षेत्र के किसानों को फसलों में भारी नुकसान है। अधिकांश खेत जल भराव की वजह से पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी है। क्षेत्र के किसानों की सरकार से मांग है कि इन सभी खेतों में, जिन खेतों में अत्यधिक जल भराव की वजह से फसलें खराब हुई है, उनका सर्वे करवाकर सभी किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। साथ ही बीमा कंपनियों को भी इन किसानों को
बीमे की राशि दिलवाई जाए। मैं ब्रजमोहन पाटीदार, गांव धरोनिया। हमारे यहाँ अत्यधिक बारिश होने के कारण, क्योंकि एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, तो खेतों में सोयाबीन की फसलें और अन्य फसलें पूरी तरह ख़राब हो चुकी हैं और खेतों में बहुत पानी भर चुका है। इस कारण किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी है। मेरी सरकार से मांग है, हम सारे किसानों की सरकार से मांग है कि खेतों का सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलवाया जाए। खबर आगरा से है, जहां पर टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन पर आगरा हॉकी टीम ने स्टेडियम के सभी खिलाड़ियों के साथ में जश्न मनाया। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़े के साथ में नाच गाना भी किया। पूरे स्टेडियम में खिलाड़ियों के द्वारा झंडा भी लहराया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आगरा मानेकेश्वर महंत योगेश्वरी जी मौजूद रहे। महंत जी, काफ़ी लंबे समय के बाद ये चीज़ देखने को मिला है, कैसा प्रतीत हो रहा है? बड़ा अच्छा सा लग रहा है। जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल हुआ करता था और है, उसमें 41 साल बाद ये सूखा खत्म हुआ है। लेकिन एक कहीं ना कहीं ये विचारणीय प्रश्न भी है, जो भारत सरकार ने हमारा जो बजट में कटौती की है खेल के मद के अंतर्गत में। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कम से कम उस कटौती के बारे में विचार करें, और उस कटौती के बारे में विचार करके कम से कम खेल खिलाड़ी तक ये पूरी व्यवस्था पहुंचनी चाहिए। क्योंकि कोई भी, सबसे प्रमुख बात है, आप पदक की आशा हम 4 साल बाद करते हैं, लेकिन उन 4 सालों में खिलाड़ी के साथ में उसके संघर्षों की स्थिति, अवस्था और परिस्थिति में निकलता है, ये शायद वो खिलाड़ी जानता है या खिलाड़ी के घर वाले जानते हैं। महंत जी, कहीं ना कहीं हॉकी गेम जो है वो गुम होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब ये हॉकी के जो प्लेयरों की जो मेहनत रही यहाँ पर वो इसको लाए। क्या लगता है आपको, अब हिंदुस्तान के अंदर हॉकी को प्राथमिकता अन्य गेमों को? इस समय अगर मैं कहूं तो ये कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगा, क्रिकेट हमारे यहाँ पर सर्वोपरि है, सबसे प्रमुख बात है। लेकिन ये एक हवा बनी है और एक जो गुबार चला है, लोगों के दिलों में आग लगी है हॉकी को लेकर के। मैं चाहूँगा कि ये आग कभी बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि होता ये अक्सर कि एक बार जब वो निकल आता है फिर उसके बाद में वो महीना 2 महीने बाद वो चीज़ शांत हो जाती है। लेकिन उसके पीछे भी हमारी सरकार को कुछ खेल नीतियाँ ऐसी बनानी पड़ेंगी जिसके अंतर्गत में ये व्यवस्था हमेशा के लिए आगे बनी रहे, क्योंकि हॉकी हमारे यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। मेरा नाम मोहम्मद खलील है। मोहम्मद जी, किस गेम वगैरह किस गेम के प्लेयर हैं? मैं हॉकी का राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और मैं अभी डिप्लोमा करके आया हूँ NIS कोच कर बेंगलोर से। तो मैं अभी काफ़ी लंबे समय के बाद ये दिन आज देखने को मिला है। कहीं ना कहीं हॉकी गेम गुम हो रहा था और गेमों के मुताबिक प्राथमिकता कम मिल रही थी, क्या कहेंगे आप? इसमें खिलाड़ी का योगदान बहुत रहता है, पर उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका समय पे मिलना और समय से उनका यूज़ होना वो बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि ये अपन जिस पे खड़े हैं, एस्ट्रोटर्फ, ये जब आया था इंडिया में या वर्ल्ड फेडरेशन हॉकी में जब आया था, तब हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इंडिया जो हमारा अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, जैसे भी जो भी समझो, तो ये हर जगह नहीं था। तो हम लोग पहले ग्रास लेवल पे खेलते थे, फिर ग्रास लेवल पे खेलते खेलते टर्फ पे जाने के लिए जब तक एज जो है कम से कम 20 से 18 तक एज हो जाती थी, तो जिसके कारण जो एबिलिटी है वो मैच नहीं कर पाती थी, क्योंकि ग्रास प्लेयर फिर एकदम टर्फ पे जाना तो मैचिंग नहीं हो पाता था, जिसके कारण तो परफॉर्मेंस में कमी रहती थी। तो अभी क्या है कि ऑल ओवर इंडिया में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोटर्फ अवेलेबल है, जिसके कारण हॉकी ऊपर आई है। और फिर पहले बोर्ड अलग थे, चीज़ें अलग थी, बहुत सारी चीज़ें अलग थी, लेकिन अब क्या है तो दौर बदल रहा है और बहुत खुशी का वक्त है। बताइए, नेशनल लेवल पर जो प्लेयर खेलते हैं, जब वो जीत के आते हैं तो लोग झंडा हाथ में उठाकर तमाम तरीके के नारे लगाते हैं, जी, जश्न मनाते हैं। जी जी। आप लोग जिला स्तर पर खेलने वाले लोग हो, आप लोगों को क्या मूल सुविधाएं दी जाती हैं वो, जो आप वहाँ तक पहुँच सकें? सुविधाएं तो मूल हैं, लेकिन पूरी प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ नहीं मिल पाती है। लेकिन उस आपके पास है यहाँ? अभी प्रेजेंट में कोच है। अच्छा। लेकिन अभी क्या है कि कोरोना काल के चलते सब कुछ बंद था, तो धीरे धीरे करके चीज़ें 2 साल से चीज़ें बंद हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें रूटीन में आएंगी, उनको समय लगेगा आने में। लेकिन ये बहुत अच्छा वक्त है एक हॉकी के लिए, जो इतने सालों बाद 41 साल बाद हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये हर हॉकी प्रेमी के लिए पूरे देश भर में बहुत खुशी का माहौल है।
खबर जनपद के कासगंज से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में शुक्रवार को परेड के दौरान सलामी के उपरांत परेड का निरीक्षण कर उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों को पुलिस विभाग में ड्यूटी के दौरान ईमानदारी, कर्मठता और कार्यनिष्ठा के साथ में जनता के प्रति सद्व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस अधीक्षक कासगंज द्वारा परेड के दौरान आधुनिक वेपन्स के संचालक अथवा रखरखाव के बारे में जानकारी दी गई। आगामी त्योहार मोहर्रम और रक्षाबंधन के दृष्टिगत परेड में उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों को जनपद में प्रयोग लिए जा रहे आधुनिक वेपन्स के संचालन तथा रख रखाव के बारे में भी जानकारी दी गई। जनपद कासगंज के विकासखंड सीडपुर के अंदर गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें समस्त राशन डीलरों द्वारा प्रधानमंत्री निःशुल्क गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना के तहत कार्ड धारकों को राशन वितरण किया गया। वितरण के लिए खंड विकास अधिकारी सीडपुर अजीत कुमार सहित राजस्व विभाग एवं ब्लॉक प्रमुख कश्मीरा देवी पत्नी संतोष कुमार सहित कई टीमें लगाई गई है। तो वहीं भाजपा द्वारा वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी में राशन वितरण करवाएं। जनपद कासगंज के थाना सीडपुर क्षेत्र के अंदर गांव ढूंढरा के अंदर प्रधान और उसके अन्य 2 साथियों पर गोली मारकर युवक को घायल करने का आरोप लगा है। दरअसल गांव ढूंढरा के अंदर घायल युवक भूपेंद्र ने बताया कि सीडपुर में आपस में आ रहे थे। इसी दौरान गांव का प्रधान भूपेंद्र उसे रास्ते में मिल गया और उसे बुलाकर कहीं ले गया, जहां पर प्रधान के 2 अन्य साथी और भी वहां पर मौजूद थे और टावर बनाने की बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद में प्रधान व उसके 2 अन्य साथियों ने उसके ऊपर जान से मारने के प्रयास में फायर कर दिया। गनीमत रही कि गोली बाजू को छूती हुई निकल गई। यह पूरा घटना 1 दिन पूर्व शाम की बताई जा रही है। वही पुलिस ने घायल युवक का मेडिकल परीक्षण करवाया है। अब तक सीडपुर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। अच्छा, जान से मारने की पूरी कोशिश की, उन्होंने मारना चाहा था। अच्छा, आपके पिता हैं यहाँ? कौन है? अच्छा, आपको जानकारी ये पूरी घटना क्या है? जो घटना इनके साथ हुई ये बता रहे हैं, कल हुई है गोलीकांड इनके साथ हुआ है, तो इसकी जानकारी आपको किस टाइम मिली? हमको मिली जब पल्ला से पुलिस लेकर 16 नंबर वाली गाड़ी आ रही तब हमें मिली। अच्छा, 16 नंबर को किसने जानकारी दी? अच्छा, 16 नंबर को आपने जानकारी दी? जब हमें होश आया है हम बेहोश हो गए, गोली लग के और गिर पड़े थे सड़क पर, रास्ते पर। जब हमें होश आया है तब हमने फिर फोन किया है 112 नंबर पर और वहाँ पुलिस आई है। और एम्बुलेंस को भी किया या 112? एम्बुलेंस पे उन्हीं मैडम ने जो बात कर रही थी 112 पे, उन्होंने ही कॉल ट्रांसफर कर दी एम्बुलेंस के लिए। अच्छा, तो कितनी देर में पहुंच गई थी आपकी कॉल करने के बाद पुलिस और एम्बुलेंस? कॉल करने के बाद पहुंच गई है, लगभग 20-25 मिनट में पहुंच गए। अच्छा, तो आप एम्बुलेंस ही स्वास्थ्य केंद्र पे आई हैं या पुलिस के साथ? पुलिस कांस्टेबल भेजा है। अच्छा, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई थी उस टाइम? और एम्बुलेंस में नहीं, फिर वो गाड़ी में ही हमें बैठा के और यहाँ तक ले आए थे 112 मोटरसाइकिल लेके आए। अच्छा, कोई नहीं था इनके साथ। अच्छा। जनपद कासगंज में पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा देर शाम क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर जनपद की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कासगंज द्वारा हजरा नहर, गंगरी बॉर्डर, हाथरस बॉर्डर आदि पर तैनात पुलिसकर्मियों से संवाद कर उन्हें ईमानदारी, कार्यपूर्ता एवं अनुशासन एवं धैर्य के साथ में ड्यूटी करने एवं बेहतरीन पुलिसिंग करने हेतु मोटिवेट किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज से सटे जनपद एटा के अंदर ये पूरा मामला है, जहां पर पूर्व सैनिक से लैशेष फौजी से पेट्रोल पंप दिलवाने के नाम पर 30 लाख की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। पूर्व सैनिक ने बताया कि हमारे घर पर एक क्षेत्र के ही मिलने वाले राजेश यादव निवासी नगला बल्लम थाना अलीगंज, उनके साथ में 2 अन्य लोग भी आए और उन्होंने एक CNG पेट्रोल पंप दिलवाने की बात कही। तो वहीं उन्होंने 70 लाख का खर्चा बताया, जिसमें पूर्व सैनिक द्वारा 25 लाख रुपए के चेक दिए गए एवं 5 लाख नकद कैश दिया गया। तो वहीं पूर्व सैनिक ने 1 लाख का इंतजार किया, तो नहीं पेट्रोल पंप नहीं मिलने पर पैसे नहीं दिए। तो वहीं पूर्व सैनिक लहरेश फौजी निवासी दहलाई थाना अलीगंज ने थाना अलीगंज पर तहरीर देते हुए 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। हमने पुलिस से निस्तारण न मिलने पर हमने कई बार उच्च अधिकारियों
स्थानों से संपर्क भी किया, लेकिन हमारा कोई भी निस्तारण नहीं हो पाया है। वहीं आरोपी पूर्व सैनिक को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है, जिससे पूर्व सैनिक के साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। पूर्व सैनिक का कहना है कि पुलिस की मिलीभगत के कारण आरोपी खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं कि आप पैसे ले पाओ तो ले लेना, जिससे पूर्व सैनिक को जानमाल का खतरा है। पूरा मामला है ये मामला ये है साहब, मेरा कुछ ठगों द्वारा पैसा ठग लिया गया पेट्रोल पंप के नाम पर। 2 साल हो गई, कानून का सहारा लिया, FIR कराई, कोर्ट में लगाया, ना वो तारीख पे आ रहे हैं, ना वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर पुलिस चाहे तो मेरा 3 दिन में पैसा दिलवा सकती है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं कप्तान से 4 बार मिल लिया, DIG से मिल लिया, एप्लीकेशन दे दिया, मुख्यमंत्री के पोर्टल पे डाला है, गृह प्रमुख सचिव को रजिस्ट्री किया है, सब कुछ किया मैंने, पूरा कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी कार्रवाई संतुष्टि मुझे नहीं मिली और ना कोई पुलिस बल हमारी मदद कर रहा है और जो है ना पुलिस कोई सहायता कर रही है। जनपद कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा देर शाम थाना डोलना का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा थाने के कर्मचारियों को रजिस्टरों के बेहतर रखरखाव, थाना परिसर में साफ सफाई रखने, थाने के माल खाने में मौजूद माल के निस्तारण हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने, थाने पर खड़े माल मुकदमती वाहनों को तरीके से खड़ा कर उन पर आपराधिक संख्या अंकित करने हेतु निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त थाने पर पेंडिंग विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्वक तरीके से निस्तारण करने हेतु निर्देश भी दिए गए। खबर अलवर से है, जहां पर तीज के उत्सव पर महिलाओं के द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खंडेलवाल महिला मंडल द्वारा हरियाली तीज का कार्यक्रम होटल पावना पैलेस में आयोजित किया गया। मंडल अध्यक्ष रेखा मेठी ने बताया कि हरियाली तीज का राजस्थान में विशेष महत्व रहता है और खंडेलवाल महिला मंडल भी नया बना है और इसका भी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी इस कार्यक्रम में किया गया है और साथ ही तीज के महोत्सव पर महिलाओं के द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन कर झूलों के साथ में नृत्य, गीत, गेम्स आदि खेलकर तीज का उत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सबसे पहले ये कार्यक्रम हमारा आज खंडेलवाल महिला मंडल का है, जिसमें इंस्टॉलेशन प्लस तीज का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। ये हमारे पावना पैलेस होटल में किया जा रहा है, जिसमें लगभग 50 to 60 मेंबर्स की गैदरिंग हुई है। हम लोग 116 मेंबर्स हैं। इसमें न्यू मेंबर्स की एंट्री भी की गई है आज और इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम लिया गया है, जिसमें मैं आज ही सीट पे आई हूँ, रेखा मेठी, और मेरी टीम इस वक्त आज तीज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें हमने एक तो तंबोला गेम खिलाया है और दूसरा हमने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें श्रृंगार ब्यूटी विद ब्रेन से हम लोग तीज क्वीन का सिलेक्शन करने वाले हैं। तो वो गेम पूरा श्रृंगार के ऊपर है। उसके बाद जब हमारे उसमें से 3-4 मेंबर्स सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर हम लोग उनके ब्रेन को चेक करके तीज क्वीन का तो हम लोग सिलेक्शन करने वाले हैं। इसमें रेखा मेठी, प्रेसिडेंट ऑफ KMM। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DP के न्यूज। नमस्कार।